हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है। साथ ही साथ इसे आप हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। GS पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं। करंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। आपको मालूम है कि नेपाल एक ऐसा देश है जो हमारे साथ, हमारे जिसके संबंध जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं पूर्व के इतिहास में अगर देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद से। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन संबंधों में खटास आई है। और ये संबंधों में खटास क्यों आई है, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम सब लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए इस चीज़ को समझने के लिए कि आखिर इन सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा भारत और नेपाल का जो इतिहास है उस इतिहास के ऊपर एक बार नज़र डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे भारत नेपाल जो संबंध है उसके बारे में। लेकिन अब जब हम भारत नेपाल संबंध की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो संबंध में भी इसमें जो भारत है वो भारत ब्रिटिश भारत होगा। ठीक है, यहाँ पर जिस भारत की हम बात करेंगे वो भारत कौन सा होगा, वो भारत ब्रिटिश भारत होगा। तो ब्रिटिश भारत के दौरान भारत के संबंध कैसे रहे हैं नेपाल के साथ में, उसके ऊपर आइए एक बार नज़र डालते हैं। उससे पहले आप ज़रा इस मैप पे एक बार नज़र डाल लीजिए, जिससे कि यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़े समझ में आए। मैं इसे हल्का सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको जो जगहें हैं वो ठीक तरीके से पता चल पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन दिख रही है, आप आराम से गेस कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में नेपाल और इंडिया की बाउंड्री है। इस बाउंड्री से इधर जाएंगे तो ये कुमायूं रीजन है, ये गढ़वाल रीजन है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ये इधर दिल्ली है, ये देहरादून है। ठीक है, ये अवध का हिस्सा है, लखनऊ आप देख ही पा रहे हैं। ये बुटावल हिस्सा आपको एक थोड़ा सा याद रखना है, पल्पा याद रखना है, गोरखा रीजन आपको याद रखना है, और ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, मकवानपुर आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इधर सिक्किम का इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्किम का इलाका है, और ये आपका माउंट एवरेस्ट है। तो ओवरऑल आपको ये दिख रहा है प्लेस। तो इनके कुछ लोकेशंस जो मैंने आपको दिखाए, ये थोड़ा सा हल्का सा आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो भारत और नेपाल का जो संबंध है, इंडिया और नेपाल का जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि की तरफ चलना पड़ेगा। भारत के उत्तर में नेपाल का ये जो देश है, नेपाल देश जो है, ये एक पहाड़ी कंट्री के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो तराई रीजन है वो इंडिया में भी इसका जो हिमालय का तराई रीजन है वो हिमाचल प्रदेश के रूप में, उत्तराखंड के रूप में, इस तरीके से हमारे देश में भी मौजूद है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संबंध में जो युद्ध हो रहा है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध कौन सा है, इसको हम लोग इंडो नेपाल वॉर के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये वॉर जो है उसमें इंडो जो है वो ब्रिटिश इंडिया के लिए रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ब्रिटिश भारत के लिए रिप्रेजेंट होगा। ये बात उस समय की है जिस समय भारत में औपनिवेशिक शासक जो हैं वो अपने औपनिवेशिक प्रसार के ऊपर लगे हुए हैं, राज्य साम्राज्य विस्तार में लगे हुए हैं। और तत्कालीन समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत के गवर्नर जनरल हैं। उस समय की घटना घटित होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो युद्ध होता है, ये इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 में होगी, और इसका जो समापन है वो समापन होगा जाकर के 1816 में। तो 1816 में ये युद्ध आपका जाकर के समाप्त होता है। तो जो ये 1814 से 1816 में जो घटना घटित हुई, स्वाभाविक सी बात है कि अचानक से तो नहीं हो गई। इसमें कुछ ना कुछ विशेष बातें रही होंगी, कुछ ना कुछ कारण तत्व रहे होंगे। उन तत्वों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के तरफ जाना पड़ेगा। आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में इंडिया का बैकग्राउंड तो खूब अच्छे से जानते ही हैं, उसके औपनिवेशिक शासन के समय का जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छे से आप जानते हैं। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड हमें नेपाल का भी समझना पड़ेगा। तो जहां हम ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो अपने प्रभाव क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहे हैं, यानी कि अपनी साम्राज्यवादी नीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने भारत में, अगर आप देखेंगे, जो 3 महानगर हैं, चाहे वो चेन्नई की बात करें, चाहे बॉम्बे की बात करें, या फिर कलकत्ता की बात करें, तत्कालीन समय में चेन्नई मद्रास है, इन सब जगहों पर अपनी सुदृढ़
व्यापारिक कोठियां जो हैं वो इस्टेब्लिश कर ली हैं, और उसके बाद जो भारतीय शासक हैं उनको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हैं। अब आप देखिए 1814 की बात हो रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो 1817 1818 के आसपास आते आते तक आपको मालूम है कि मराठों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल पा लिया है। इनफैक्ट ये वो समय है जिस समय वो मराठों के ऊपर पूरी कंट्रोलिंग की पोजीशन में आने वाले हैं। सो ये आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट, और मराठा में जो पेशवा जो पद्धति है उसको वो ख़त्म करने वाले हैं। आपको मालूम है ये घटना 1818 में घटित होगी, पर उसी के 2-3-4 साल पहले की घटना है ये, आप देख रहे हैं ये 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। स्वाभाविक बात है कि बड़ी शक्ति के तौर पर मराठा मजबूत शक्ति है, और ऐसे में मराठा दक्षिण में है और ऐसे में उत्तर में नेपाल में युद्ध हो रहा है। तो कंडीशंस आपको ओवरऑल समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके की कंडीशन रही होंगी। स्वाभाविक सी बात है कि इस बात को टैकल करने के लिए सीधा युद्ध तो अंग्रेजों ने आरोपित नहीं किया होगा, क्योंकि उसके दुष्परिणाम ये हो सकते थे कि यदि अगर ऐसे समय में अगर आपने 2-2 शत्रु पाल रखे हैं उत्तर और दक्षिण में, और किसी भी तरीके से दोनों शत्रु यदि अगर एक हो गए, खासतौर से अवध के रास्ते से होते हुए, तब तो फिर आपके औपनिवेशिक शासन का यहीं पर अंत होना संभव है। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है बहुत ही चतुराई से नेपाल मैटर को जो है वो डील करने का प्रयास किया है। ऑल्दो हमको ये समझना है कि ये एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, और ये जो मध्य एशिया का जो इलाका है वहाँ पर व्यापार करना भी चाहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए चाइना तक व्यापार को लेकर के जाना चाहते हैं, जिसमें नेपाल एक बड़ा मुद्दा है, एक बफर स्टेट के तौर पर मतलब बफर स्टेट क्या, एक बीच का एक प्रदेश जो है वो बना हुआ है जो इनके व्यापार में बाधा बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स के लिए आपत्तिजनक तो ये है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नेपाल के ऊपर देखें तो नेपाली जो लोग हैं, नेपाली शासक जो हैं, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो जैसे ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, वैसे नेपालीज जो हैं, नेपाली गवर्नमेंट जो है वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है। और आपने अभी नक्शा देखा कि दोनों तो आसपास की सीमाओं में ही हैं। अब अगर आप राज्य विस्तार करेंगे तो आप सोचिए, नेपाल जो है जब राज्य विस्तार करेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा। नेपाल अगर इस तरफ राज्य विस्तार करेगा, अगर माफ़ कीजिएगा पूरब या उत्तर पूर्व की तरफ राज्य विस्तार करेगा, तो चाइना और तिब्बत से इसे टक्कर लेनी पड़ेगी। इसने ली भी और इसको हार का सामना करना पड़ा। दैट इज़ वाई इन्होंने थोड़ा पश्चिम की ओर सिक्किम की तरफ और पूरब की ओर कुमायूं और गढ़वाल की तरफ जो है अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। बट यहाँ से तो बाउंड्रीज क्लैश होने लगी, ठीक है, यहाँ से तो बाउंड्रीज जो है वो क्लैश होने लगी। तो ये जो पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि से हमें आगे भारत और नेपाल के बीच में जो सुगौली की संधि है, वो सुगौली की संधि की पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। कह रहे हैं नेपाल के एक राजा हुआ करते थे, राजा रण बहादुर शाह, जिन्होंने 1778 से लेकर के 1804 तक शासन किया। यानी हम और पहले के पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो गोरखा साम्राज्य का विस्तार तेजी से कर रहे थे, और गोरखा साम्राज्य का विस्तार करते हुए इन्होंने जो है पूरब और पश्चिम में, या हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व की तरफ जो है वो अपना राज्य विस्तार करते हुए चीन की तरफ और जो आपका तिब्बत वाला जो रीजन है वो तिब्बत की तरफ, इस तरफ जो है वो अपना एक्सपेंशन जो है वो करना शुरू किया, एक्सटेंशन करना शुरू किया। कुछ प्रारंभिक हार के बाद जो है इनको पूरब का, उत्तर का हिस्सा छोड़ करके पश्चिम के हिस्से में प्रसार अपना करना पड़ा। तो वो जो प्रसार का जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप देखिए, आपको यहाँ से पता चलेगा कि राजा इन्होंने जब प्रसार करना शुरू किया तो पश्चिम के हिस्से में 1790 में इन्होंने चंद वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था महेंद्र चंद्र, उनको पराजित किया और कुमायूं रीजन को विजित करके नेपाल राज्य में मिला लिया। अभी आपने कुमायूं देखा, जस्ट पूर्वी हिस्से में जो है। फिर उसके बाद 1804 में इन्होंने गढ़नरेश हुआ करते थे, यानी गढ़वाल के नरेश हुआ करते थे, जिनका नाम था प्रद्युम्न शाह, उनको खुड़बुड़ा के युद्ध में पराजित किया। ये देहरादून में पड़ता है, देहरादून भी मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। वहां को उनको पराजित करके गढ़वाल वाला रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब जो आप ये मैप में देख रहे हो ना, ठीक है, ये देहरादून है, ये खुड़बुड़ा वही वाली जगह है। तो गढ़वाल रीजन और कुमायूं रीजन ये रिस्पेक्टिवली जो है आपने युद्ध करके जीत लिए हैं। यानी एक्सपेंशन तो नेपाल भी कर रहा है। तो इस एक्सपेंशन से बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को अभी फिलहाल परेशानी नहीं है, लेकिन जब इनका एक्सपेंशन साउथ की तरफ होगा, यानी हमारे उत्तर की तरफ होगा और उनके दक्षिण की तरफ होगा, तब तो यहाँ पर देखिए उस समय प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, जिनका नाम है भीमसेन थापा। राजा रण बहादुर शाह हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं भीमसेन थापा।
उन्होंने क्या किया, 1806 से 1837 तक के प्रधानमंत्री रहे। गोरखपुर में इन्होंने 200 गांव जो है वो गोरखपुर में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो सीमा है दक्षिण में आते हुए गोरखपुर के आसपास के 200 गांव को उन्होंने छीन लिया। और ये 200 गांव जो है इन्होंने अंग्रेजों से छीने हैं। अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में ये 200 गांव आया करते थे। बुटावल और उसके नीचे के जो हिस्से हैं वो इन्होंने छीन लिए। स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिशर्स को ये नागवार तो गुजरा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी क्योंकि मैंने बताया कि वो समय है जिस समय दक्षिण भारत में और उत्तर मध्य भारत में ब्रिटिशर्स को अभी संघर्ष करना पड़ रहा है, दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा अभी एकदम से युद्ध आरोपित नेपाल के ऊपर नहीं करना चाहते हैं, बातचीत से चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। बट इन द मील वाइल उसी समय आप देखेंगे जो भीम सिंह थापा हैं उन्होंने अपने फादर को पल्पा का राज्यपाल चुन लिया था। तो मैंने आपको यहाँ पर पल्पा भी दिखाया था, राइट, मैंने आपको यहाँ पर देखिए पल्पा भी दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्पा है, ये बुटावल है, ये गोरखा सैनिक हैं इन लोगों के, गोरखा रीजन है ये, इसी गोरखा रीजन का एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये साउथ की तरफ चले गए और साउथ की तरफ जा करके ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, ये बुटावल से नीचे वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये हिस्सों पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन हिस्सों पर उन्होंने अपने आप को विस्तारित करना जो है वो शुरू कर दिया। सो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि जैसे ही उन्होंने पिता को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाला जो बुटावल रीजन है गोरखपुर में, वहां पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिशर्स के सर के ऊपर से अब पानी चला गया। तो अब ये हुआ कि यार अब तो युद्ध होना तकरीबन जरूरी है। और ऐसे में युद्ध होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर साउथ में उनको ये पता चल रहा है कि ये जो इस तरीके की हिम्मत करी है क्या नाम है गोरखाज ने, तो गोरखाज काफी शक्तिशाली शासक योद्धा हैं। तो एक तो मतलब 2-3 चीजें दिमाग में अब चलनी शुरू हुई हैं ब्रिटिशर्स के, कि अगर हम नेपाल को कैप्चर कर लेते हैं तो उत्तर पूर्व से होते हुए तिब्बत और नेपाल चाइना तक का जो हमारा जो संबंध है वो ठीक ठाक बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर हम व्यापारिक मार्ग खोल लेंगे। उसके अलावा अगर वो मिल जाते हैं तो हम एक पावरफुल सैनिक मिल जाएंगे, जिससे हम अवध में होने वाले विद्रोहों और जो मराठास जो अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं बीच बीच में, उनके खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह करते हुए। और नेपाल को एज अ बफर स्टेट भी यूज कर सकते हैं वो चाइना और भारत के बीच में। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और इसलिए उन्होंने नेपाल की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया इन द ईयर 1814। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वही लॉर्ड हेस्टिंग्स जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने नवंबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और घोषणा करके अपनी जो फौज है, ब्रिटिश फौज जो है, उसको 4 भागों में डिवाइड करके 4 अलग अलग हिस्सों से नेपाल के ऊपर चौतरफा जो है वो वार कर दिया। उसमें कुछ प्रारंभिक जीत नेपालियों की हुई, बट अल्टीमेटली नेपाली जो है वो हार गए। तो आप देखिए काठमांडू पर हमला हुआ है बिहार की तरफ से जाते हुए काठमांडू जो कि राजधानी है, वहां पर कई सारे सैनिकों को ले जाकर के आक्रमण किया है मेजर जनरल मॉर्ले ने। गोरखपुर से होते हुए मेजर जनरल वुड जो है वो आक्रमण करने के लिए जाते हैं। खलंगा किला जो देहरादून की तरफ से है, वहां से आक्रमण करने के लिए मेजर जनरल जिलेस्पी जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है बाद में। और सतलज नदी को पार करते हुए पश्चिम से मेजर जनरल ऑक्टरलोनी जाते हैं। तो ऐसे करके 4 अलग अलग जगहों से दनादन जो है वो 4 हमले हुए और कई जगहों पर नेपाली जो है शासक वो इन ब्रिटिशर्स से इन चौतरफे युद्ध में उनको जो है मुंह की खानी पड़ती है, यानी वो हार जाते हैं। तो जब हार गए तो पहले तो अप्रैल मई के आसपास जो है 1815 में कुछ संधियां हुई, बट वो संधि भी अस्थायी रही। तो आगे चल करके बिहार में चंपारण के पास में एक जगह पड़ती है, चंपारण में ही एक जगह पड़ती है, इसका नाम है सुगौली। ठीक है, तो सुगौली में ये संधि हुई है नेपाल की, इसलिए इसको सुगौली की संधि बोलते हैं। और ये संधि 2 दिसंबर सन 1815 को हुई है। 2 दिसंबर 1815 को जो संधि हुई है, ये हुई है गजराज मिश्र के रिप्रेजेंटेशन में कर्नल ब्रैडशॉ के द्वारा साइन यहाँ पर किया गया है। कर्नल ब्रैडशॉ जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन है। और गजराज मिश्र जो हैं ये नेपाल के राजगुरु हुआ करते थे। ठीक है, नेपाल के राजगुरु हुआ करते थे। रण बहादुर शाह का नाम मैंने भी आपको लिखा था, तो रण बहादुर शाह के ये गुरु हुआ करते थे और ये नेपाल में राजगुरु थे। तो उनकी तरफ से ये आपको देखने को मिलता है एक क्या नाम है, ये युद्ध जो है वो माफ कीजिएगा, ये जो संधि है वो देखने को मिलती है। युद्ध से पूर्व
अब जो युद्ध हुआ उसमें जो संधि हुई, वो संधि ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सुगौली की संधि में यही चीज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलती है। अब देखिए जल्दी से जल्दी इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जितने भी अभी ये सब जो वॉर हुए, इससे पहले के जो एरियाज हैं उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात करी गई कि जिसने जो भी हिस्सा जीता है एक दूसरे का, उसको क्या कर दो, वापस कर दो। तो झगड़े से पूर्व के क्षेत्र लौटा दिए जाएं। जनरली आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, जब भी ब्रिटिशर्स ने किसी से भी किसी भी तरीके की ऐसी ट्रीटी करी है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो या बहुत ज़्यादा फायदा ना हो रहा हो, तो अमूमन यही करते हैं कि वो सबसे पहले तो जीते हुए क्षेत्र अपने अपने वापस कर दो। तो इन्होंने वापस करवाए। उसके बाद काली और राप्ती नदी की जो तराई का रीजन है वो अंग्रेजों को दे दिया जाए, ये यहाँ पर कहा गया। फिर कहा गया कि बुटवल को छोड़कर राप्ती और गंडक की तराई की भूमि जो है ये अंग्रेजों को लौटा दिए जाएंगे। तो इसमें सारे में आप देख सकते हैं कि नेपालियों का ही नुकसान हो रहा है। फिर गंडक और कोसी के बीच का जो हिस्सा है वो तराई हिस्सा भी अंग्रेजों ने ले लिया। मेची और तिस्ता का जो पूर्व का हिस्सा है उसके मध्य जो तराई का भाग है उसके जो पर्वतीय प्रदेश हैं वो भी अंग्रेजों ने ले लिया। काली नदी के पश्चिम का संपूर्ण भाग गोरखा राज्य भी जो है वो अंग्रेजों के अधीन होगा। अब देखिए काली नदी के जो पश्चिम का भाग है ये अंग्रेजों के अधीन होगा, ये कहा गया है। और यही काली नदी या शारदा नदी जिसको आप कहते हैं, इसी के पश्चिम का जो भाग है वो भारत का है और पूरब का भाग जो है वो नेपाल का है। तो इसका मतलब काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में क्या बन गई है, भारत और नेपाल के बीच में एक ये बन गई है, एक सीमा जो है वो बन गई है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा बन गई है। तो जो विवाद है उसी के ऊपर आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चीज को लेकर के विवाद है क्यों, जब सुगौली की संधि में ये चीज स्पष्ट कर दी गई थी। हालांकि थोड़ा सा इतिहास अभी यहाँ पर जानने लायक और बचा हुआ है कि ये जो सारी की सारी संधियां मैंने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताई, जैसे ये वाले जो 3-4 पॉइंट्स आपको बताए, फिर ये जो पॉइंट्स बताए, ये सब गजराज मिश्र और कर्नल ब्रैडशॉ के साथ में बीच में ये संधियां हो रही हैं। लेकिन बाकी जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए, सभी को नेपाल ने जो है वो क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। सभी पॉइंट्स को नेपाल ने जो है क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है काली नदी को लेकर के, जो यहाँ पर ये जो पश्चिम का जो संपूर्ण भाग है, ये बाउंड्री तय कर दी गई है इनकी पश्चिम दिशा की तरफ की, ये चीज यहाँ पर स्वीकार नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से उसको मना कर दिया गया। तो जब ये मना कर दिया गया तो सुगौली की जो ट्रीटी है इसको फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर जो है वो फेल माना गया। और फिर दोनों देशों के बीच में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया और भारत के बीच में फिर से एक गैप आ गया और उस गैप की वजह से फिर से युद्ध की स्थिति बन गई। और फरवरी 1816 में यहां पर नेपाल और भारत के बीच में फिर से युद्ध हुआ, इसमें फिर से लड़ाई हुई और इस युद्ध में पुनः जो है वो नेपाल की हार हुई। पुनः नेपाल जो है वो क्या हो गया, हार गया। तो जब दोबारा से नेपाल हार गया तो अब फाइनली मतलब ये एक अंतिम वार जो है वो हुआ और ये समाप्त हो गया वार। और इसके बाद जो है पुनः जो है वो ट्रीटी का सेकंड फेज आता है। तो जो दोबारा ट्रीटी हुई वो फाइनली 8 मार्च 1816 को हुई। तो ध्यान रखना है, सुगौली की ट्रीटी जो है वो पहले 1815 में हो रही है, उसमें चीजें सारी मानी गई हैं केवल एक पॉइंट को छोड़ करके, और उसी पॉइंट को लेकर के फिर विवाद होता है, युद्ध होता है। और फाइनली फिर जब 4 मार्च को दोबारा से सुगौली की संधि होती है, तो सुगौली की संधि में जो चीजें दी गई थी, जो पहले जो रखी गई थी, सारे जो मानक रखे गए थे, उसको फिर जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। और जब एक्सेप्ट किया गया तो भाई राजधानी जो काठमांडू है उसमें अंग्रेज रेजिडेंट बैठाने की बात कर दी गई। ब्रिटिशर्स का ये भी अपने आप में हमेशा एक चाल रहता था कि जब भी कभी किसी कंट्री को या फिर किसी राज्य को, किसी शासन को ये जीतते थे तो वहां पर अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा देते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिए गए। आगे चल करके जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में गोरखाज ने ब्रिटिशर्स का काफी साथ दिया और इसी रिस्पेक्ट में 1860 में जाकर के जो कुछ हिस्से हैं तराई वाले वो नेपाल को वापस भी कर दिए गए थे, दक्षिण के तराई के इलाके कुछ वापस भी कर दिए गए थे। बहरहाल इस युद्ध के बाद शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन, पौड़ी जैसे जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं, ठंडे प्रदेश जो हैं, जिनकी ब्रिटिशर्स को हमेशा आवश्यकता रहती थी, वो सारे के सारे प्रदेश जो हैं वो ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये है आपकी सुगौली की संधि जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए सुगौली की संधि को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो क्या है। वो विवाद ये है कि नेपाल कह रहा है कि उत्तराखंड के पास में जो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख वाला जो हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा हमारा होगा। तो आपको मालूम है कि जो बॉर्डर है,
जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्या है, वो बॉर्डर है आपका यहां पर बोला गया है काली नदी वाला। तो काली नदी का बॉर्डर जो है वो बाउंड्री तय करेगा। इसका मतलब जहां से काली का ओरिजिन हो रहा है वो ओरिजिन से लेकर के पूरब का हिस्सा क्या नाम है, नेपाल का होगा, और जो पश्चिम का हिस्सा है वो किसका होगा, वो आपका भारत का रहेगा। ठीक है, तब तत्कालीन समय में ब्रिटिश भारत है, फिर आजाद भारत हो जाएगा वही चीज। तो अब देखिए यहां पर एक दिक्कत वाली बात यह है कि जो ये मैप आप देखते हो, जो ये मैप यहां पर आप देखते हो, इस मैप में जो आपने शुरुआत में यहां पर ये मैप देखा है, इस मैप में आप ये मान के चलिए यहां पर एग्जैक्टली नहीं बना हुआ है, बट मैं अब जैसे यहां पर तो बाउंड्री आप कहां पे देख रहे हैं, यहां पे तो बाउंड्री जो आप देख रहे हैं वो ये वाली बाउंड्री देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये नेपाल की बाउंड्री है। बट नेपाल इसी बाउंड्री को कुछ इस तरीके का मान रहा है, ऐसा मान रहा है, इस तरीके का। तो उसका कहना है कि यहां कहीं पे जो उत्तराखंड में जो लिम्पियाधुरा वाला जो जगह है, ठीक है, तो उनके कहने के अनुसार जो ओरिजिन है आपका क्या नाम है, नेपाल का, नेपाल में काली नदी का, तो वो जो काली नदी का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को लेकर के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि भारत का मानना है कि जो ओरिजिन है वो काला पानी है, क्योंकि काला पानी में उसकी कई सारी शाखाएं मिलती हैं और मिलने के बाद आगे वो काली नदी बनती है, उसके पीछे कई सारी दूसरी नदियां जुड़ती हैं। जबकि नेपाल का ये कहना है कि जो लिम्पियाधुरा वाला इलाका है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट किया सबसे उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ जो लोकेट किया, इनका मानना है कि वो इलाका है। तो ये तकरीबन जो है वो इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप आपका बन करके आता है, ये ट्रायंगुलर शेप बन करके आता है। ये इसको लेकर के नेपाल का विवाद। अब देखिए बाउंड्री जो है वो नेपाल की यहां से जानी चाहिए, ठीक है, बाउंड्री जो है वो नेपाल की जो है वो इस तरीके से जानी चाहिए, ऐसे, ये नेपाल की बाउंड्री होनी चाहिए, इधर से ऐसे नेपाल बना लीजिए आप। नेपाल अपनी इसी बाउंड्री में इन पॉइंट्स को ऐड कर रहा है। तो इसमें उनका मानना ये है कि भाई लिम्पियाधुरा ये है, लिपु लेक यहाँ पर ये है, और जो आपका काला पानी है वो यहाँ पर ये है। तो काला पानी ओरिजिन पॉइंट नहीं है, ओरिजिन पॉइंट है आपका ये वाला हिस्सा। तो बाउंड्री जो है वो ये होनी चाहिए नेपाल की। इस आधार पर ये तीनों सेक्शन जो है वो नेपाल की तरफ होने चाहिए। जबकि भारत का कहना यह है कि ओरिजिन भैया यहां से है और इस आधार पर ये बाउंड्री यहां से जाएगी। तो इसके पश्चिम का जो इलाका है, जिसमें आपका ये लिपु लेक है, ये लिम्पियाधुरा है और काला पानी जो हमारे हिस्से में ही है, ये भारत के उत्तराखंड के हिस्से में ये रखा जाएगा। तो ये विवाद है, इसको लेकर के वर्ष 2019 से लगातार विवाद चल रहा है। कहीं वो विवाद नक्शे पर विवादित भूमि को दिखा करके खड़ा होता है, कभी ये विवाद इस पर संविधान में अमेंडमेंट्स करके नेपाल के संसद में जो है वो दिखाया जाता है 2020 में। और अभी आपने सुना होगा कि नेपाल जो है वो 100 रुपए का नया नोट जारी कर रहा है, जिसपे इसके मैप को दिखाया जा रहा है और उसमें भारत की भूमि में आने वाले जो एक क्षेत्र हैं उसको विवादित तौर पे वो अपने नक्शे के अंदर दिखाते हुए नोट जारी कर रहा है। तो एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। तो लगातार 2019 से लेकर के 2024 तक अगर आप देखेंगे तो कभी मानचित्र के रूप में, कभी किसी रूप में, और अब नोट जारी करके इस विवाद को गरमाया जा रहा है। राजनीतिक ये मानते हैं कि इसमें नेपाल जो है वो उसका झुकाव चाइना की तरफ इस समय ज़्यादा है और वो उसी के प्रभाव में आकर के इस तरीके की गलतियां कर रहा है। क्योंकि हमेशा से भारत और नेपाल के बीच में हम कहते हैं कि रोटी बेटी का सा संबंध है। तो हम बहुत पारिवारिक रिश्ते रखते हैं नेपाल के साथ में, और ऐसे में इस तरीके के विवाद उचित नहीं होंगे निस्संदेह। तो ये है भारत नेपाल के बीच का संबंध मैंने जो बताया, और ये आपको जो पूरा का पूरा विवाद था वो भी बताया, और साथ ही साथ विवाद के पीछे जो कारण है आपकी जो सुगौली की संधि, उसके ऊपर भी हमने चर्चा करी। जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि भैया स्टेट पीसीएस जो हैं उसके बैचेस भी शुरू हो चुके हैं शानदार तरीके से, जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि अब 13 मई है। 13 मई एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार ना करिए। आज भी अगर आप इनमें में से किसी भी स्टेट का तैयारी करना चाहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत अपनी डायरी में कोड नोट करिए आप, विरद लाइव, ठीक है। और आप एडमिशन के लिए ऐप ओपन करिए, एप्लीकेशन ओपन करिए स्टडी IQ का। स्टडी IQ में स्टेट पीसीएस का सेक्शन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करिए। क्लिक करके डिटेल्स पढ़ने के बाद बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करिए। वहां पर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको परचेज करते समय ऑप्शंस मिलेंगे कूपन लगाने के। जो भी कूपन वहां लिखे हों कोड, उनको अप्लाई मत करिएगा, उनकी जगह पर आप ये विरद लाइव अप्लाई करिएगा, क्योंकि उससे मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको विरद लाइव कोड से ही मिलेगा।
तो आप जल्दी से वहां पर विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो ये बैच है और जो दूसरे स्टेट्स में भी ये आपके लिए ज़रूरी है, उस बैच को आप जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। शाम को 6 बजे ये बैच चल रहा है, लाइव चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए जीएस का फाउंडेशन बैच वो शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन में आपको प्योर हिंदी बैच मिल जाएगा, ऑफलाइन में आपको इंग्लिश बैच मिलेगा। इंग्लिश बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली में करोल बाग शाखा जो है वहां पर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, वहां पे एडमिशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, आप तो एडमिशन ले लीजिए। उसमें भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको हर जगह करना है, VIRADLIVE, ठीक है। ये एक साथ लिखना है विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है, विरद लाइव। तो विरद लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए ऑफलाइन बैच के लिए भी और ऑनलाइन बैच के लिए भी, ठीक है। 27,999 में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। 1.5 लाख रुपए का ये बैच है जो ऑफलाइन है, इसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, पर्सनल गाइडेंस वगैरह सारी चीजें इसमें रहेंगी, और आप इसको भी 1 लाख रुपए में प्राप्त कर सकते हैं यदि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। हिंदी में अब आपके पास में 4 ऑप्शनल उपलब्ध हैं, इंग्लिश में कई और सारे भी ऑप्शनल उपलब्ध हैं। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी ऑप्शनल ले सकते हैं, उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतिहास के बैचेस और राजनीति विज्ञान के बैचेस शुरू हो चुके हैं, दोनों बैचेस शुरू हो चुके हैं, ये 6 मई से शुरू हुए। ज्योग्राफी और हिंदी के जो बैचेस हैं ऑप्शनल के, ये बैच शुरू होने वाले हैं 27 मई से। चारों के चारों बैच दोपहर 1 बजे चलेंगे। 15,999 में आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा यदि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इस लेक्चर की PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम है विरद.दुबे, तो आप विरद.दुबे खोजिएगा, उसमें हमारे से जुड़िएगा। इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में भी आप हमें इसी नाम से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई मैसेज करना हो या एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे एड्रेस पर virad.dube@studyIQ.com। आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।